होता क्या है कि जब ये अप स्विंग होता है साइकिल का, तो यहां पर इनकम बढ़ती है, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के बीच में कॉम्बिनेशन बढ़ता है और एक सुपर क्यूमुलेटिव प्रोसेस होने लगती है इनकम की, और इन्वेस्टमेंट एक्सपैंड होने लगता है, क्योंकि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन के बीच में एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। इसको हम लीवरेज इफेक्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल हैंड टू हैंड वर्क करते हैं मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर, इसको एक्सपैंड करने में। ये एक तरीके का इनका एक क्यूमुलेटिव कैरेक्टर है, और ये तब तक कंटिन्यू करता है जब तक इकोनॉमी इस पॉइंट तक ना जाए, P1 तक, यानी इस सीलिंग को टच ना कर ले। और ये पॉइंट है कौन सा? ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट। और जब यहां पहुंच जाता है, सीलिंग को टच कर लेता है, तो फिर यहां से वो डाउन की तरफ आता है। और ये जो अप टर्निंग पॉइंट है, ये कहां से टर्न होता है, क्यों टर्न होता है, इसका रीजंस क्या क्या है? पॉपुलेशन हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, कैपिटल स्टॉक हो सकता है, या ये कहें कि एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर के बीच का जो इंटरेक्शन था वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो इसलिए डाउन स्विंग स्टार्ट हो गया। अगर पहले डाउन स्विंग स्टार्ट हो गया सीलिंग तक पहुंचने से पहले, तब अगर सीलिंग तक पहुंच के हुआ तो इसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट को टच करके वापस आ रहा है। और जैसे जैसे नीचे आता है, डिक्लाइन होता है, डाउन स्विंग होता है, तो ये भी क्यूमुलेटिवली होता है, मगर ये डिक्लाइन भी कंटिन्यूअसली एक्सप्लोड नहीं करेगा। एक लेवल तक ही डिक्लाइन हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भी लोअर लिमिट है, और वो लोअर लिमिट डिपेंड करती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पर। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होता ही रहता है, इसलिए ये जीरो नहीं जाएगा। लोअर लेवल में कुछ एसेंशियल बेसिक इन्वेस्टमेंट्स होती रहती हैं, जो इक्विपमेंट्स लाती रहेंगी, इन्वेंट्रीज को भरती रहेंगी, इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली असर्ट होती रहती हैं, रोटेट होती रहती हैं इस स्टेज पर, और ये डिसइन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती हैं। यानी जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे ज्यादा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना बंद हो रहा है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए डाउन स्विंग हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा ये ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसीलिए ये फिर Q1 से Q2 और फिर Q3 की तरफ जाने लगता है, ग्राफ अप स्विंग होने लगता है। और जैसे ही ऐसा होता है तो फिर वो इंटरेक्शन होता है मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का, और डाउन स्विंग खत्म हो जाता है। एक बात और, ये जो डाउन स्विंग होता है ये मल्टीप्लायर का ज्यादा प्रोडक्ट है, एक्सीलरेटर का कम है। एक्सीलरेटर धीमे धीमे काम करता है, मल्टीप्लायर तेजी से काम करता है नीचे साइड के लिए। ऊपर साइड के लिए तो दोनों जन साथ में काम करते हैं, लेकिन नीचे आते समय मल्टीप्लायर तेजी से काम करता है, एक्सीलरेटर स्लो हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए एक्सीलरेटर स्लो हो जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्सीलरेटर स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्सीलरेटर के स्लो होने का कारण है डिसइन्वेस्टमेंट, और एक्सीलरेटर के बढ़ने का कारण है इन्वेस्टमेंट। तो ये कंडीशन ऐसी होती है डाउन स्विंग वाली, जिसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हमेशा होता रहता है, जिसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसी की वजह से एक्सीलरेटर स्लो हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लायर तेजी से नीचे आता है, और इसीलिए ये एकदम से ग्राफ गिरता नहीं है। जैसे अपन देखिए, ये एक और डायग्राम लेते हैं, इसमें ऊपर गया, Q1 पे आया, फिर P2 से होते हुए यहां भी गिर सकता था अगर एक्सीलरेटर भी गिरता तो। यानी कि अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो ये पूरा गिर सकता है। देखिए, सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं, ये है क्या। ये जो ए है, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि ऊपर की तरफ ग्रो हो रही है, और किस स्पीड से या किस रेट से ग्रो हो रही है वो हमने जी लिया है, ये लिखा हुआ है जी। ओके, इसके बाद ये जो ई है, ये इक्विलिब्रियम पाथ है, ये डिपेंड करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर, ए पर। और ये जो एल है, ये लोअर इक्विलिब्रियम है, ई मेन इक्विलिब्रियम है, और इसकी लोअर लिमिट है ये, यानी एक तरीके का फ्लोर है, बॉटम लाइन। ये वो लिमिट है जिसके नीचे ये ग्राफ नहीं जाएगा। और ये जो एफ है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सीलिंग वाला एरिया, जो मैक्सिमम एक्सपेंशन शो करता है, जहां पर रिसोर्सेस की स्केर्सिटी हो जाती है, और ये इस इक्विलिब्रियम के ऊपर आता है। लेकिन ये भी उसी रेट से ग्रो करता है जिस रेट से ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। अब जब ये समझ लीजिए, ये ई इक्विलिब्रियम की लाइन है, और इकोनॉमी इसी पे चल रही है, इस लाइन पे चल रही है, लेकिन जब वो P0 तक पहुंचेगी तो इसको जाना कहां चाहिए था, P0 से P2 की तरफ, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम का पाथ है। लेकिन सपोज P0 पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बर्स्ट हुआ, मतलब कोई इन्वेंशन हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ा, तो ये कंडीशन आने लगेगी।
यानी ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा P1 तक, क्योंकि डिस्टरबेंस आ गया पाथ में। ये जो पाथ यहां से इधर चलना चाहिए था वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्योंकि एकदम से बर्स्ट हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ई से दूर चले जाएगा वो इक्विलिब्रियम पाथ एफ की तरफ। ये बात सही है कि जो बर्स्ट हुआ है, एकदम से एक्सप्लोड हुआ है, ये शॉर्ट लिव्ड है, यानी थोड़े समय के लिए है, और इसके बाद फिर से वापस वो उसी लाइन में आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये बर्स्ट होता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, तभी मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के कंधों पर आ जाता है और वो दोनों इसको यहां P1 तक ले जाते हैं। मल्टीप्लायर की मदद से वो और बढ़ता है, एक्सीलरेटर की मदद से वो और बढ़ता जाता है और P1 तक पहुंच जाता है। लेकिन जो अपवर्ड एक्सपेंशन है ये आगे तक नहीं जाएगा, क्योंकि एफ एक तरीके की सीलिंग है, तो ये P1 तक ही जा पाएगा। तो जब यहां पर पहुंच जाएगा, इसके बाद इसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल एकदम से क्रैश नहीं हो जाएगा कि एकदम से ड्रॉप हो जाए, बल्कि वो धीरे धीरे क्रीप करेगा, रहेगा सीलिंग की तरफ। मतलब ये थोड़ा सा सीलिंग पे ही चिपका रहेगा, वहीं पर चिपक के थोड़ा सा रहेगा कुछ समय तक के लिए, और कुछ ऐसा भी एडजस्टमेंट होता रहे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स का। फिर कुछ समय तक रेंगते रेंगते ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, मतलब साइकिल डाउनवर्ड्स होने लगेगी। लेकिन जैसे ही ये आउटपुट गिरने लगता है, तो गिरते गिरते ई पर भी नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम पाथ तक भी नहीं जाएगा और आगे जाएगा। और चूंकि करंट इन्वेस्टमेंट अभी नीचे है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो ये फॉल यहां तक हो जाएगा। और ये जो डाउन टर्न है P1 से लेकर Q1 से लेकर Q2 तक, ये बिल्कुल एकदम से सडनली नहीं होगा। जैसे P1 से आ जाए P2 तक और P2 से फिर आ जाए यहां तक Q तक, ऐसा एकदम से नहीं गिरेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होते ही रहते हैं और इस वजह से वो एक्सीलरेटर को स्लो कर देगा और इसलिए वो इस तरीके से गिरेगा। और ये LL लोअर लिमिट है इस इक्विलिब्रियम की, इतना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी हिक्स ने बताया है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में एक्सीलरेटर उसी तेजी से नीचे नहीं आता है जिस तेजी से वो ऊपर गया था, क्योंकि अगर ऐसा होता फिर तो ये बिल्कुल एकदम से गिर जाता। और जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो भी एकदम से जीरो नहीं होती, तो इसीलिए वो Q1 से होते हुए P2 और Q तक नहीं जाएगा, वो जाएगा P1 Q1 से लेकर Q2 तक, यानी कि E से लेकर L तक। और फिर जब वो LL पे आ जाएगा तो यहां से भी वो बिल्कुल तुरंत ऊपर नहीं जाएगा, यहां भी फिर वो क्रीप करेगा, रेंगेगा कुछ समय के लिए। और जब एक्सेस कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी जितनी भी कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएंगी लोगों के पास, तो फिर पॉजिटिव एक्सीलरेशन शुरू होगा। लोगों को लगेगा इस फील्ड में काम करना चाहिए, क्योंकि अब कोई काम करने के लिए बचा नहीं है, मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैंने आपको सैमुअलसन में भी समझाया था। तो फिर एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ ये ऑपरेट होने लगेगी साइकिल। तो इस तरीके से हिक्स ने समझाया, इसको बड़ा आसान है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्रिटिसाइज क्यों हुई है। इस थ्योरी में इतनी सारी खूबियां थी, लेकिन फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या है? तो पहला क्रिटिसिज्म है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर नॉट कांस्टेंट। हिक्स ने मल्टीप्लायर को कांस्टेंट लिया है, क्योंकि वो कहते थे कि इनकम जब आती है तो वो जब लोग खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके हिसाब से दूसरे की इनकम बनती है, यानी मल्टीप्लाई होती जाती है और आगे बढ़ती जाती है, नेशनल इनकम हमारी बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने इस मल्टीप्लायर को कांस्टेंट लिया हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की जो क्षमता है कंज्यूम करने की, वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक जैसा नहीं रह सकता पूरी साइक्लिकल चेंज में। उनकी जो इनकम है उसका वो कभी कुछ हिस्सा कंज्यूम करेंगे, कभी सेव करेंगे, और वो जितना कंज्यूम करेंगे वही मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लायर को कांस्टेंट इन्होंने जो लिया है वो भी एक इनका क्रिटिसिज्म है। सेकंड, इन्होंने एक्सीलरेटर को भी कांस्टेंट लिया है, जो सही नहीं है। ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो खुद ही चेंज होता है जब टेक्निकल चेंजेस आते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी उसी के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो एक्सीलरेटर को कांस्टेंट लेकर भी इन्होंने गलती की है। इसके बाद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नॉट कंटिन्यूअस, जैसा कि हिक्स ने कहा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि कभी भी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं, जब डिप्रेशन आता है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस होती है नॉर्मल लेवल से। नेक्स्ट है ग्रोथ नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन चेंजेस इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहा था हिक्स ने कि ग्रोथ होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जब बर्स्ट होता है, यानी जब वो एकदम से कोई इनोवेशन हो गया या कुछ ऐसी चीज हो गई जिसके कारण ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो गया एकदम से, तो ग्रोथ की तरफ जाता है, फिर मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर की वजह से वो और ऊपर जाता है। तो केवल ग्रोथ क्या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से ही होगी और कुछ भी नहीं है? ये गलत है।
आप केवल एक ही को कारण बता रहे हैं, ग्रोथ के बहुत सारे और भी आयाम हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नॉट फीजिबल। इन्होंने ऑटोनॉमस को और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को अलग अलग डिफाइन किया। लैंडबर्ग ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस कब होता है, जब वो शॉर्ट रन का होता है, थोड़े समय के लिए जब कोई करते हैं, और उसका अगर मेजर अमाउंट देखें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, तो वो बाद में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बन जाता है लॉन्ग रन में। तो हो सकता है जिस इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट ऑटोनॉमस हो और कुछ इंड्यूस्ड हो। जैसे कि आप मशीन्स की बात करें, जब बहुत ज्यादा मशीन्स खरीदी जाती हैं तो वो ज्यादा आउटपुट भी देती हैं, और उसको जब लगाया गया या उस पर उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह हुई है, उसके ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है वो ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है, और उसका आउटपुट जो आ रहा है उसकी वजह से इंड्यूस्ड भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये उस मशीन में दोनों ही हिस्से हैं, तो आप उसको अलग अलग कैसे डिस्टिंक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट है सीलिंग फेल्स टू एक्सप्लेन एडिक्वेटली दी ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन। इन्होंने कहा है कि सीलिंग जो है ऊपर वाली, उसके बाद फिर कोई लिमिट नहीं है कि उसके ऊपर आपका ग्राफ जाएगा, लेकिन ये सीलिंग पर्टिकुलरली डिप्रेशन की स्टार्टिंग को नहीं शो कर पा रहा है। हां ठीक है, ग्रोथ का चेक जरूर है, लेकिन डिप्रेशन नहीं बता रहा है ये कि इसके बाद शॉर्टेज हो जाएगी रिसोर्सेस की और फिर डिप्रेशन ही आ जाएगा। जैसे कि 1953 और 54 में अमेरिका में शॉर्टेज आई थी रिसोर्सेस की, पर डिप्रेशन तो नहीं आया था। और फिर हिक्स ने भी ये एडमिट किया है कि डिप्रेशन उस सीलिंग के पहले भी आ सकता है, ये भी मुमकिन है, लेकिन वो एंड लिमिट है, वहां तक जाकर तो लौटना ही है, लेकिन उसके पहले भी आ सकता है। तो पूरा पूरा डिप्रेशन का रीजन वो सीलिंग नहीं है। इसी तरीके से जब फ्लोर की बात करें या लोअर टर्निंग की बात करें तो ये भी कन्विंसिंग नहीं है। हिक्स ने जो एक्सप्लेन किया है कि लोअर टर्निंग पॉइंट जहां पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद फिर उसी की वजह से ये डिप्रेशन जो है ये कंट्रोल में भी आता है। तो हेरॉड ने कहा था कि ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है ये कैसे हो सकता है जब डिप्रेशन का पीरियड आ रहा है, ये भी नीचे जाएगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जिस लेवल पे काम कर रहा है उससे नीचे जाएगा, और ये जो जैसा इन्होंने कहा है कि पूरी एग्जॉस्ट हो जाएंगी आखिरी में, एक्सेस कैपेसिटी जो भी है आपकी, उसके बाद मोनोपोली आ जाएगी। तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैथमेटिकली हिक्स ने नहीं प्रोवाइड किया, ये भी एक इसका शॉर्टकमिंग है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट पाथ। ये जो पूरा पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट है ये इंडिपेंडेंट है आउटपुट से, ऐसा हिक्स ने कहा था। लेकिन डर्नबर्ग और मैकडॉगल ये कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में रिसोर्सेस कितने हैं। सपोज अगर कैपिटल स्टॉक ज्यादा है और वहां तक चली गई है आपकी इकोनॉमी, तो आउटपुट बड़ा होगा आपका, और जब आउटपुट बड़ा होगा तो आपकी कैपेसिटी भी तो बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटी बढ़ेगी तो सीलिंग को शिफ्ट हो जाना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को और ऊपर चले जाना चाहिए, यानी कि वो डिपेंड करता है आउटपुट पर। मगर ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, ये भी एक उसका क्रिटिसिज्म है। लेकिन कैल्डोर ये कहते हैं कि हिक्स की ये थ्योरी एक बहुत अच्छी पहल है, एक ब्रिलियंट अटेम्प्ट है, और सबसे अच्छी बात है ये ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क है। डेंसबरी इसको कहते हैं कि ये इग्नियस पीस ऑफ वर्क है। इग्नियस रॉक जानते हैं आप, जो लावा निकलता है जमीन से, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से इग्नियस रॉक्स निकलते हैं। फिर उस इग्नियस रॉक्स का अपर्दन यानी कि इरोजन होता है कभी विंड से, पानी से, तो फिर जाकर कहीं और सेटलमेंट जब हो जाता है उन लेयर्स का, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और उन्हीं रॉक्स में इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, उसमें जब कोई केमिकल लोचा हो जाता है, यानी कि केमिकली कोई कीड़ा मर गया उसमें, या पत्तियां पेड़ पौधे मर गए, तो केमिकल रिएक्शन कुछ हो गया, एसिड रेन हो गई, तो उसके बाद जो वो डिफॉर्म होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। यानी इग्नियस से बनते हैं सेडिमेंट्री, इग्नियस सेडिमेंट्री दोनों के केमिकल किसी रिलेशन से बनते हैं मेटामॉर्फिक। इसका मतलब है इग्नियस जो है वो ओरिजिनल रॉक्स हैं, तो इसलिए कहा था इग्नियस पीस ऑफ वर्क ड्यूसेनबेरी ने। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, पहली चीज अगर हम इवेल्युएट करें तो हिक्स ने अच्छा एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है टर्निंग पॉइंट्स का ट्रेड साइकिल में। इन्होंने साइकिल की पीरियोडिसिटी पर भी लाइट डाली है जो कि रेगुलर नहीं है। इन्होंने ये भी बताया, जो सबसे अच्छी बात है, इन्हें एक सीलिंग दी है, एक फ्लोर दिया है, ताकि उसी के बीच में आपकी ट्रेड साइकिल पेंडुलम की तरह, क्लॉक के पेंडुलम की तरह ऑसिलेट होती रहे। और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे ज्यादा कैपेसिटी हो अगर आपके पास,
तो अपस्विंग आपका लेट हो सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रेड साइकिल की थ्योरी के कंट्रीब्यूशन है। हिग्स का फ्रेमवर्क इतना अच्छा है, इतना ओरिजिनल है कि इसको अगर मॉडिफाई किया जाए तो इसके बाद एक बहुत ही अच्छी पिक्चर, गुड पिक्चर ऑफ साइक्लिक फ्लक्चुएशन सामने आ सकती है। इन्होंने उसकी नींव रखी है। फिर इन्होंने बताया है कि स्पेशली इंफेसिस दिया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए, जो कि ड्यूरेबल इक्विपमेंट से युक्त होते हैं, एक ऐसा पीरियड कॉन्ट्रैक्शन का होता है जिसके बाद फिर से एक्सपेंशन आ जाता है बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और वो ये भी कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना हो तो और भी पावरफुल ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में उसको आगे की तरफ ले जाते हैं, डिप्रेशन से ऊपर उठाते हैं लंबे समय के बाद। दैट्स इट।